नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जिसका सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था, यानी कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। यह बड़ा ऐलान किया गया है। दोबारा परीक्षा से छात्रों पर असर पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों पर क्योंकि असर पड़ेगा, दोबारा परीक्षा से छात्र जो हैं उन पर दबाव भी बनेगा। नीट पेपर लीक मामले में फैसला जो है हालांकि सुरक्षित रख लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं। परीक्षा में बड़े स्तर पर कहा गया गड़बड़ी नहीं हुई है और इसी वजह से ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, नीट परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने का ये जो ऐलान है, इसका सीधा असर अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। क्योंकि लगातार बताते चले, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और गुजारिश की गई थी कि नीट की परीक्षा को रद्द ना किया जाए, क्योंकि इसका अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बढ़ती कर्ज के मुद्दे पर महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन खरीदने पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोंक को देखते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी को बीच बचाव में खड़े होना पड़ा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कुछ विधायकों को फटकार भी लगाई, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। भाषण नहीं दे रहा हूं, प्रश्न आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? उनका है विपक्ष नेता बैठे। विधानसभा में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता है। मंगलवार को भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं हुई। एक मुद्दा राज्य पर बढ़ते कर्ज का, तो दूसरा था महंगाई दरों पर डायलिसिस मशीनों की खरीद का। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्ज भार से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मंत्री मंजू वाघमार ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि दुगने से भी ज्यादा और 1900 भाषण नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न आपने अध्यक्ष महोदय पूछेंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? लेकिन जब बीजेपी विधायक संदीप शर्मा को सवाल पूछ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें टोक दिया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोक झोंक होने लगी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? एक तो सरकार को कर्जों से लाद दिया, राजस्थान के लोगों को लाद दिया कर्जों में, ऊपर से करते हो भाषण वाली बात। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मिस्टर रोहित, अगली बार खड़े हुए यू विल बी आउट। मतलब अभी प्रश्न ही नहीं, उनका है विपक्ष नेता बैठे और आपको खड़े होने किसने कहा? हंगामा महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन की खरीद को लेकर भी हुआ। विधायक कालीचरण सरकार से पूछा कि जब दूसरे राज्यों में डायलिसिस मशीन 12 लाख में खरीदी गई, तो राजस्थान में 21 लाख रुपए में क्यों खरीदी गई? 13 लाख में, और यहाँ आप 21 लाख में खरीद रहे हो, तो फिर आप कह रहे हो कि दाम बिल्कुल सही है। कालीचरण के सवाल का जवाब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया। खींवसर ने खरीद में घोटाले की बात को सिरे से नकार दिया और ऑडिट के बाद मामले की जांच की बात कही। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रह गए हैं। लास्ट एक जो आपने इशू बोला था कि ये वेरिएबल्स क्यों हैं, दूसरे स्टेट में और हमारे स्टेट के अंदर वेरिएबल्स क्यों हैं, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा के बोलने पर हंगामा होने लगा। स्पीकर की भी डोटासरा से तीखी बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आप राजो, ऐसे होगा यहाँ पे सदन में, ऐसे होगा सदन में, ऐसे होगा, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न आया, खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विकास के साथ हो रही स्नेक बाइट की मिस्ट्री अब अपने आखिरी दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे विकास ने 8वीं बार सांप से डसे जाने का दावा कर दिया। राहत की बात यह रही है कि इस बार हाहाकार नहीं मचा, लेकिन जहन में एक डर 9वीं बार जरूर सांप के काटने का तो
हो ही चुका है। मेहंदीपुर बालाजी में भी विकास हुआ सर्पदंश का शिकार। लेकिन आश्चर्य इस बार नहीं मचा हाहाकार। सांप ने काटा। अच्छा ये बताइए, तो मतलब सांप ने काटा तो आपको किसी प्रकार का कोई दर्द या मतलब उसका एहसास हुआ हो? सब बालाजी महाराज की कृपा थी, कोई इसकी समस्या नहीं आई। और इसके बाद ये शरीर पहले तो जब कभी काटता था इसको तुरंत दांती बन जाती थी, मुंह से घाव आने लगती थी, और भी तमाम तरीके से आकर जाता था पूरा शरीर। लेकिन इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं आई। पीड़ित परिवार का संकट मोचन पर भरोसा अपार। अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा सांप। यह संकट मोचन शरणागत का हरेंगे पाप। एक ऐसी दास्तान जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब सर्पदंश का शिकार दोनों हाथ और पैरों पर सांप के काटने के निशान दिखाता है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पीड़ित का दावा है कि जब भी उसे सांप काटने के लिए आता है उसे 4 घंटे पहले एहसास हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। एक चीज और पहले सामने आई थी, जैसे आप बताते थे कि जब अब सांप काटते, जिस दिन भी सांप काटता है तो उससे 4 से 5 घंटे पहले आपको खुद को एहसास हो जाता था। कल कैसा कुछ हुआ था? कल आपके साथ ऐसा? कल के दिन क्या कहते हैं 10 बजे के आसपास हमारी दाईं आंख फड़की थी और वही 1-2 बजे तक वो फड़कती रही बराबर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विकास दुबे के मुताबिक पहली बार उसे 23 मई को सांप ने काटा था, जब वह चित्रकूट हनुमान जी के दर्शन कर वापस अपने गांव लौटा था। इसके बाद उसे अब तक 7 बार सांप काट चुका है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने तमाम उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद विकास ने अपने सगे संबंधियों के साथ मेहंदीपुर बालाजी की शरण ग्रहण की। कल शाम को वहाँ आरती के टाइम उसको काटा था, लेकिन फिर बाबा की कृपा से कोई भी लक्षण उस तरह के समझ में नहीं आए, ना झाग आई। अभी तो बाबा की कृपा है, बाबा की प्रति हमारी आस्था समझ लीजिए, ये जो भी बाबा की दैवी शक्ति समझ लीजिए कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, 10-12 दिन से, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। काटा तो जरूर है लेकिन समस्या। विकास के मुताबिक सांप उसके सपने में आकर 9 बार काटने की चेतावनी दी है। विकास के मुताबिक सांप ने उसे सपने में कहा है कि 8 बार तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन 9वीं बार कोई नहीं बचा पाएगा। विकास के मुताबिक सांप 8 बार उसे डस चुका है। खास बात ये कि सांप को पकड़ने के लिए तमाम उपाय किए गए, सीसीटीवी तक लगाए गए, लेकिन वो कब आता है और कब काट कर चला जाता है इसकी किसी को भनक नहीं लगती, क्योंकि काटता है इसका भी किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन फतेहपुर के सीएमओ ने विकास के दावों को स्नेक फोबिया करार दिया है, जिस पर पीड़ित कड़ा पलटवार करता है। सीएमओ ने जो रिपोर्ट बना के भेजी वो पूरी गलत है, और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो सीएमओ की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी। अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है, क्योंकि डॉक्टर की टीम जो आई थी वो 4 बजे आई थी मेरे घर। हम लोग 1 बजे निकल चुके थे वहाँ से। न बच्चे को देखा, न उसकी कोई जांच किया, न कोई उसको देखा, न सुना, बस ऐसे सीएमओ साहब ने बोल दिया। परिजनों के मुताबिक किसी तांत्रिक ने विकास को बालाजी के दरबार में दर्शन करने से इस समस्या से छुटकारा का उपाय बताया है, जिस पर अमल करते हुए विकास मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुका है। देखना है सांप अपनी भविष्यवाणी पूरी करता है या संकट मोचन शरणागत का पाप हरकर उसे नया जीवन देता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में 33 थानेदारों सहित 45 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने के बाद एसओजी सरगना सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुका है। एसओजी ने वांटेड 12 आरोपियों पर इनाम घोषित कर रखा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर से प्रहार भी किया जा रहा। पूरा मामला
आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पेपर लीक माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का वार। इनामी मास्टरमाइंड कब होगा गिरफ्तार? विदेश में माफिया खत्म होगा साम्राज्य। पेपर लीक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड यूनिक भांभू की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। माफिया यूनिक भांभू की चूरू के पूनिया कॉलोनी स्थित संपत्ति पर बुलडोजर चला है। सबसे ज्यादा पेपर लीक के सरगना यूनिक भांभू पर 1 लाख का इनाम घोषित है, जो अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि यूनिक भांभू विदेश भाग चुका है, लेकिन उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूनिक भांभू के साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चूरू में आज पेपर माफिया के खिलाफ ये पहली कार्रवाई की गई है। इसमें विवेक भांभू जो पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी थी जो नगर परिषद ने अवैध मानते हुए आज ध्वस्त की जा रही है, जिसमें पुलिस का भी समुचित जाब्ता उपलब्ध कराया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पेपर लीक गिरोह में शामिल यूनिक का पासपोर्ट में नाम विवेक उर्फ यूनिक भांभू है। हालांकि कुछ लोग उसे पंकज चौधरी के नाम से भी जानते हैं। यूनिक चूरू की पूनिया कॉलोनी में रहता था। उसका परिवार मूलतः झुंझुनू के मंडावा में हिरासर गांव का रहने वाला है। वनपाल परीक्षा पास करने के बाद 21 अगस्त 2023 को पोस्टिंग मिली थी। कार्रवाई अपने नगर परिषद के जो ऑर्डर से हमें मिला है कि भाई ये जो पेपर लीक मामले भांभू था, उसके जो अनऑथराइज मकान 114 115 पूनिया कॉलोनी में उसका ध्वस्त के लिए ऑर्डर मिले थे। जो इलीगल थे बगैर नगर परिषद के, उसमें जो परमिशन लिए इन्होंने निर्माण किया था और इसको ध्वस्त करने की जेसीबी से ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। नकल गिरोह से जुड़ने के बाद यूनिक परिवार के कई लोगों और रिश्तेदारों को भी सरकारी नौकरी में लगवा चुका है। वो सबसे पहले आर्मी भर्ती के दौरान नकल और पेपर लीक गिरोह से जुड़ा था। फिलहाल एसओजी और जांच एजेंसियां यूनिक भांभू की कमर तोड़ने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तकरीबन 7 महीने पहले राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगवार पर नकेल कसने के लिए जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया, वो अब अपराधियों पर भारी पड़ रहा है। इटली में छिपे बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास और इनामी अमरजीत बिश्नोई को पकड़वाने वाली एजीटीएफ की कार्रवाई की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जान बचाने के लिए जगह बदल रहे बदमाश। विदेश में छिपे गैंगस्टर भी थर-थर कांप रहे। करीब 7 महीने पहले सत्ता संभालते ही ब्यूरोक्रेट्स के साथ पहले ही मीटिंग में सीएम भजनलाल ने जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था, वो अब बेहद मजबूत हो गया है। आलम यह है कि इस टास्क फोर्स को सूचना तंत्र और तकनीक इतनी मजबूत कर रही है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर और उनके गुर्गे भी डरे हुए हैं। डर के मारे एक जगह से दूसरी जगह छिपते फिर रहे हैं। एजीटीएफ की कमान है एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के पास। एजीटीएफ को बेसिकली जो आइडेंटिफाई करना प्लस वारदात नहीं हो, सबसे मुख्य बात है कि ये गैंग्स इनएक्टिव हो, वारदात नहीं करे लोग, वो हमारे सबसे मुख्य उद्देश्य है। उसको अचीव करने के लिए हम इनकी जो वांटेड लोगों को पकड़ते हैं, इनकी जो सपोर्ट सिस्टम होता है, नेटवर्क,
उनको आइडेंटिफाई करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, जिलों के साथ मिलके जहां हमें लगता है कि कहीं वारदात करने वाले हैं तो जिलों के साथ मिलके, स्पेशली ये जो शेखावटी के ज़िले हैं उनके साथ मिलके उनको इस नेटवर्क को हम भेद करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं, इनके डोजेस बनाते हैं, इनके ऊपर निगाह रखते हैं। इटली में छिपे बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास और इनामी अमरजीत बिश्नोई को पकड़ने वाली एजीटीएफ की कार्रवाई की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। 16 दिसंबर 2023 को गठित की गई इस टास्क फोर्स में डीआईजी से लेकर कांस्टेबल तक करीब 30 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिन्होंने सबसे पहले प्रदेश में एक्टिव अलग अलग गैंग की लिस्ट बनाई, जिसमें विदेशी गैंगस्टर भी शामिल थे, और इसके बाद एक एक को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिन पर कार्रवाई की गई उन पर लाखों रुपए का इनाम था। अब तक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स करीब 38 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन अपराधियों पर एजीटीएफ ने कार्रवाई की। 1 लाख रुपए का इनामी सुमित मांझू ड्रग तस्करी केस में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार। 50-50 हजार रुपए के 6 इनामी अपराधियों को पकड़ा, जिसमें भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन जाट और गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल वांटेड अमरजीत सिंह बिश्नोई को इटली में पकड़वाया। 35-35 हजार रुपए के 3 इनामी और 25-25 हजार रुपए के 11 इनामी एजीटीएफ ने गिरफ्तार किए। 14 साल से फरार आतंकी मेराजुद्दीन को टोंक जिले से पकड़ा। 20-20 हजार रुपए के घोषित 2 अपराधी और 15 हजार रुपए के घोषित 1 इनामी को पकड़ा। इसके अलावा नारकोटिक्स में भी हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की, हथियार संबंधी भी काफ़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा जिलों के साथ मिलके और वहाँ रेड्स करना, संदिग्धों को चेक करना, उनकी डोजियर बनाना, इन कार्रवाइयों की और प्लस एरिया डोमिनेशन में मदद करना, इन कार्रवाइयों की वजह से पिछले इस साल जून तक जो फायरिंग इंसिडेंट्स हमेशा राजस्थान में होते थे, पिछले 3-4 साल 5 के मुकाबले करीब 40% की कमी आई है। यही नहीं, एजीटीएफ ने प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 अपराधियों को धर दबोचा। अवैध हथियारों की तस्करी में एजीटीएफ ने 17 बड़े तस्करों को महज 7 महीने में पकड़ा है, जिनसे 68 अवैध हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा 19 मैगजीन और 112 कारतूस भी बरामद किए गए। यही नहीं, राजू ठेहट गैंग को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले तस्कर को करौली जिले से पकड़ा। उसके कब्जे से 9 अवैध देसी पिस्टल, 16 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद किए। एनडीपीएस इलीगल वेपन्स में भी काफी कार्रवाई की, काफी बड़े बड़े सीजर्स किए हैं और अभी भी लगातार हमारे प्रयास जारी है। प्रदेश की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरोसे पर खरी उतरती नजर आ रही है। इस टीम में पुलिस बल भले ही कम और चैलेंज ज्यादा हो, लेकिन एडीजी दिनेश एमन के नेतृत्व में चुनिंदा पुलिस ऑफिसर्स वाली ये टीम आज राजस्थान में सफल साबित हो रही है और विदेश में मौजूद गैंगस्टर भी एजीटीएफ के नाम से घबरा रहे हैं। राजस्थान के शेखावटी अंचल में गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चरम पर था और राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती थी कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जाए। इस बीच सरकार बदली। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया और सबसे पहले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गठन किया, जिसकी कमान सौंपी गई एडीजी क्राइम दिनेश एमन को। और महज 7 महीनों के भीतर एजीटीएफ ने अपना अहम रोल निभाया और विदेश में बैठे बदमाशों तक भी जा पहुंची। अरावली की वादियों में मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम महादेव मंदिर में सावन के महीने में चलती बड़ी तादाद में भक्त आ रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। मेवाड़ और मारवाड़ की सरहद पर स्थित महादेव मंदिर पर भक्तों के हर हर महादेव के जयकारों से वादियां गूंज रही हैं। अरावली की पहाड़ियों की हरियाली हर किसी को आकर्षित कर रही।
अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर तक जाने के लिए 500 सीढ़ियों तक का सफर तय करना पड़ता है। इस गुफा मंदिर के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है। जहां पर यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने भगवान शिव की कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। ऐसी भी मान्यता है कि जहां पर यह शिवलिंग स्थापित है, उस गुफा को खुद भगवान परशुराम ने अपने फरसे से काट कर बनाया था। दुर्गम पहाड़ी, घुमावदार रास्ते, प्राकृतिक शिवलिंग, कलकल करते झरने और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत होने के कारण भक्तों ने इसे मेवाड़ के अमरनाथ का नाम दे दिया है। राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ के लिए ये स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। यही वजह है कि हर साल लोग यहाँ सावन में भारी संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। खास बात यह है कि सावन के दिनों में मंदिर के चारों ओर का नजारा इतना मनोरम होता है, मानो गुफा में बैठे भगवान परशुराम खुद प्रकृति की गोद में बैठ गए हों। भगवान परशुराम को जिस फरसे के लिए जाना पहचाना जाता है, वो फरसा भी भगवान शिव ने इसी स्थान पर परशुराम को दिया था। ऐसे में कालांतर में आगे चलकर ये मंदिर परशुराम महादेव के रूप में विख्यात हुआ। भगवान शिव का परशुराम महादेव मंदिर राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। ये मंदिर 3 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह मंदिर समुद्र तल से 3,955 फीट पर है, तो वहीं करीब 4,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सावन महीने में देश भर से श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी है कि निगम हेरिटेज में कर्मचारी को ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भूपेंद्र गुर्जर को धर दबोचा गया है। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पशु प्रबंधन विभाग में कार्यरत घूसखोर को दबोचा गया। भूपेंद्र गुर्जर को एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को पार्किंग में खड़े करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और इसी के आधार पर इस कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया। एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। नोएडा के सेक्टर 117 में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हैरत की बात यह कि नाबालिग लड़के चोरी की वारदात में शामिल हैं। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया। नोएडा के सेक्टर 117 की ये सनसनीखेज घटना है, जहां पीली टी शर्ट पहना हुआ नाबालिग लड़का एक गेट पर खड़ा दिखाई दे रहा है। बेहद ही सावधानी से इधर उधर देख रहा है। दरअसल वो थोड़ी देर पहले एक बाइक चुराकर इस जगह पर पहुंचा है और वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। जिस वक्त वो बाइक को गेट के पास लेकर पहुंचा, उसका फुटेज भी सामने आया है। वो रास्ते भर में बाइक को खींचते खींचते लाता है और बड़े ही आराम से गेट के पास खड़ा कर देता है। किसी को कोई भनक नहीं लगती। इतनी गाड़ियां पास से गुजरती हैं, लेकिन लड़के पर कोई शक तक नहीं करता। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई। वीडियो रिकॉर्डिंग में उसके 2 साथी भी नजर आए हैं। एक लड़का पार्क के जिम में गया है। थोड़ी ही देर में वो वहां से एक साइकिल में बैठकर निकल जाता है। फिर थोड़ी ही दूर अपने तीसरे साथी को साइकिल में बैठाता है। जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचते हैं, पहले से इंतजार में खड़ा लड़का भी हरकत में आ गया। वो साइकिल के पीछे बाइक को खींचता हुआ ले जाता है। इन लड़कों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जहां चोरी हुई है वो इलाका नोएडा के सेक्टर 113 के अंतर्गत आता है। कहा जा रहा है कि इसी इलाके में रहने वाले शोभित की ये बाइक थी। वो अपनी बाइक को सड़क पर खड़ी करके घर चला गया था, लेकिन आधे घंटे के बाद जब वो फिर से बाइक से जाने के लिए पहुंचा तो उसे बाइक कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उसने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया।
बाद में सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। वीडियो में जो देखा उसे देखकर सभी दंग रह गए। बेहद ही कम उम्र का लड़का उसकी बाइक चोरी करके ले जा रहा है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर पता चलता है कि चोरी से पहले ये नाबालिग लड़के पूरे इलाके की रेकी करते हैं और जिन बाइक और साइकिल में लॉक नहीं लगा हो उसे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इसमें पूरा गैंग शामिल रहता है। पुलिस भी आशंका जता रही है कि नाबालिग लड़कों का गैंग खुद ऐसे अपराधों में लिप्त नहीं हो सकता। इनको जरूर किसी का संरक्षण मिला हुआ है। फिलहाल पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।